हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का जो अध्याय 4 है इसको पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय का यहाँ पर नाम है, आप देख रहे हैं, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो क्या अंतर होता है एक लड़के में और एक लड़की में, किस तरह से समाज में हम उन दोनों को अलग अलग खिलौने देते हैं, अलग अलग से परवरिश करते हैं, अलग अलग चीज़ें उनको बताते हैं, और किस तरह से एक लड़का और एक लड़की का निर्माण हमारे भारतीय समाज में होता है, इसके बारे में इस अध्याय में अच्छे से समझाया गया है। तो हम इस पूरे अध्याय को डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या भेदभाव किए जाते हैं लड़के और लड़कियों में, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ खिलौने आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ जो चीज़ें हैं ये लड़कियों के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें जो है लड़कों के लिए होती हैं। तो इसको हम इस अध्याय में समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। इसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम सभी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। तो पूरा जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें बताने वाली कोई नई चीज़ नहीं है। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप कहाँ पर है? सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है सामोआ द्वीप। अब सामोआ समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी
मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। यहाँ पर जो है सामोआ द्वीप में लड़के अधिक काम करते थे खाना बनाने वाले किचन में, रसोई घर में, जबकि लड़कियां उनकी मदद करती थी। यहाँ एक चित्र है, फोटो है बच्चे का, कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में। आपने बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? तो हमारे बड़े होने और सामोआ द्वीप के बच्चों के बड़े होने में काफ़ी अंतर है। हम जो हमारे भारतीय समाज में जो है, भारत में बहुत से बच्चों को 18 से 20 सालों तक जो है उनके मम्मी पापा ही उनको पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और फिर 20 साल से 22 साल के बाद ही वो कमाना शुरू करता है। कुछ लोग तो 25-30 साल तक भी कमाते नहीं हैं, घर के पैसे से ही, घर के लोगों के सहारे ही उनका जीवन चलता रहता है। और कुछ अगर विपरीत परिस्थितियां होती है तब जाके 18 साल से कम के बच्चे जो है काम करना शुरू करते हैं और अपने लिए धन कमाते हैं। तो सामोआ द्वीप के बच्चे और हमारे भारतीय समाज के बच्चों में बहुत सारे अंतर हैं। यहाँ पर देखिए, लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है? तो लड़कियाँ समूह बनाकर चलती हैं क्योंकि वो असुरक्षा महसूस करती है, कहीं से उन पर हमला ना हो जाए, और इसी के मुख्य कारण यही है कि उन लोग जो है समूह बनाकर चलती है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, मध्य प्रदेश की कहानी है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनका खेल मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से गुजरते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे कि यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे, उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए
कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, यही जो है लड़के और लड़कियों के भविष्य में वो लोग कौन से काम करेंगे, ये इसका निर्धारण करती है। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। तो गलियों में कितने लड़के कितनी लड़कियां दिखती है, उनका जो है एक चित्र बनाना है। अगला है, आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में, सड़क पर, पार्कों में, बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देती है? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कई कारण हो सकता है। उसमें से एक कारण तो यह है कि हमारे देश में बाहर के अधिकांश काम जो है पुरुष करते हैं। महिलाएं अधिकांश काम घर में ही करती हैं, घर का ही काम करती हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारे देश में कार्यालयों, व्यवसायों तथा अन्य कार्यों में जो है महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए भी महिलाएं घर से बाहर कम दिखाई देती हैं। तीसरा कारण क्या है कि महिलाएं एवं लड़कियां अपने आप को बाहर में असुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए जो है वो कम दिखाई देती हैं। चौथा कारण क्या है, भारतीय संस्कृति भी इस तरह की है कि महिलाओं को काफ़ी कम स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और घर से बाहर काफ़ी देर तक रहने के लिए नहीं दिया जाता है उनको। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से हमें कम दिखाई देते हैं गलियों में और सड़कों पर स्त्रियां। क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों को और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? यह क्या हो सकता है कि भारतीय संस्कृति में जो लड़कियों को घरेलू कामों का जिम्मा दिया गया है, जबकि लड़कों को बाहर के कामों का जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा कारण यह है कि भारत में व्यवसाय, यातायात में के साधनों में जैसे ड्राइवर व अन्य कर्मचारी जैसे सेना, पुलिस और भी अनेक कामों में लड़कों की बहुलता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में नर्स और कुछ कार्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि शिक्षक में भी लड़कियां भी ज़्यादा होती जा रही हैं। तीसरा जो है और भारतीय संस्कृति में कुछ कामों को लड़कों के लिए ही उचित नहीं माना जाता है, जैसे कि लड़के ही कर सकते हैं, मतलब लड़कियों के लिए उचित नहीं मान सकते हैं। यदि हम लड़कियों के स्थान पर लड़कों को और लड़कियों के
लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो कई तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि कई काम लड़कियों द्वारा ही सही तरीके से किया जाता है, तो कई कामों के लिए लड़के सही तरीके से करते हैं। इसलिए जो है लड़के और लड़कियां अपने अनुकूल व्यवसाय को ही चुनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए हम पूरी तरह से इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। आगे एक कहानी दी हुई है, मेरी माँ काम नहीं करती। यहाँ पर एक बच्ची कह रही है, माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है, क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमित की माँ हमेशा ऐसा समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती, ऐसा ये बच्ची कह रही है। अब सोनाली कह रही है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। बच्ची कहती है, हाँ पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर का ही काम है। तो उनकी मम्मी कहती है, अरे क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। श्री सिंह के घर में पहुंचे दोनों। हर्षरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। अब हर्षरण कहते हैं कि हाँ, पर आंटी, जो हरप्रीत के जो लड़का है वो कह रहा है, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो ये कहती हैं, तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, जसप्रीत कहती है, ठीक है मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। अब जसप्रीत हड़ताल पर जाएंगी। वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे, यहाँ जसप्रीत के बच्चे कह रहे हैं। दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? के पति जो है, क्या नाम था उनका, हर्षरण जी कहते हैं उनकी पत्नी की पत्नी कहती है, मैं क्या जानूं, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है, के काम घर के काम करने वाली जो बाई है मंगला। हर्षरण कहते हैं, ओहो यह तो स्कूल बस थी जो कि अभी हों करके गया हॉर्न बजाकर, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। अब ये बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। इस तरह से ये लोग हड़बड़ी में भागते हैं। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, उनकी मम्मी कह रही है। अरे यह भी, इसके बारे में भूल जाओ। बच्चों को वो लेकर चले जाते हैं, उनके पिता जो हर्षरण जी हैं वो। अब ये कार में बैठ के, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। यहाँ बच्चे कह रहे हैं, माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। आगे रिंग करके जो है शाम 6 बजे उनके पति आते हैं हर्षरण, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ, हर्षरण जी कहते हैं। अब वो गए
पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। बच्चे वो लोग ने पूरा उत्पात मचा कर रखा है, देख के वो हैरान हो जाते हैं। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसे हालत में छोड़ा था वह वैसा ही हालत में दिन भर रहेगा? ये कह रही हैं कि जो है सारी चीजें बिखर जाती हैं, उनको वो संभालती हैं हर दिन। हरमित कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? उनको चाय की पत्तियां नहीं मिल पा रही हैं। अब ये हंस रही ही। क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं इन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो ये और भी इनके लिए और भी काम बढ़ाने के बारे में बोलने वाली हैं, और इनको देख कर पता चल रहा है कि खुश हो रही है। अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और महिलाओं यानी कि स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य, अगला टॉपिक। हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का ध्यान रखना। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों में महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए इनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। तो ये एक महिला यहाँ पर देख रहे हैं, ये घर पे काम करती है। मिलानी, जो कि अपने बच्चे के साथ में है, तो वह अब कुछ कहानी अब हमें बताएंगी। यहाँ दिया है, उपयुक्त कहानी में केवल हरमित की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए आई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम ही दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः इन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। मेलानी जो अपना अनुभव बता रही हैं, जो उसका फोटो हमने भी ऊपर देखा था। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और
नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसे काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं जो कि 1998 से 99 में दिए गए हैं। ये क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? यहाँ पर जो तालिका दी है इसको देखिए। ये राज्य का नाम यहाँ पर दिया है हरियाणा और तमिलनाडु। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, तो प्रति सप्ताह इसका वेतन वाला कार्य कितना होता है? 23 घंटे। और स्त्रियों का अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह कितना होता है? 30 घंटे होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 30 और 23, तो ये हो गया 53 घंटे। इन्होंने कितना काम किया? 53 घंटे। कहाँ के? हरियाणा के। उसके बाद देखेंगे तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के लोग जो हैं वैतनिक काम इनके जो हैं 19 घंटे हैं, और जबकि इनका अवैतनिक काम जो है 35 घंटे हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 54 घंटे का काम इनका हो जाता है। ठीक है, ये स्त्रियों के काम हुए। अब पुरुषों के वेतन सहित कार्यों के घंटे देखिए, यहाँ पर इनके 38 घंटे हैं और अवैतनिक काम इनके सिर्फ 2 घंटे। तो 38 और 2 कितना हो गया? 40 घंटे काम कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु में तो 40 घंटे करते हैं लोग हफ्ते में ना, और ये जो है 4 घंटे अवैतनिक काम करते हैं। तो इनका हो गया 44 घंटे। तो इस दोनों डाटा का अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो इस आंकड़े से यही बताया गया है कि महिलाओं की काम की कितनी ज़्यादा अधिकता होती है और फिर उनको उतना सम्मान भी नहीं मिल पाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे महिलाओं का काम और समानता। ठीक है, और ऊपर में जो प्रश्न छूट गए हैं उनका भी जवाब देंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।